हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ईशान अली। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 पार्ट 1। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और हम देखेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी और जो लाइफ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे और उसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइलेटिक लीनेज पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, डिजीज कंट्रोल मेथड्स, क्लोनिंग और एंड पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इसकी कंजर्वेशन में बायोलॉजी कैसे हेल्प करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बायोलॉजी। आप जानते हैं कि हमारे पास जो वर्ड बायोलॉजी है इसमें दो लफ्ज़ हैं। एक है बायो मीन लाइफ और उसके अलावा दूसरा जो है वो है लॉजी। बायोलॉजी, बायो लाइफ, लॉजी स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और उसके अलावा लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। अब लाइफ के बारे में किसी अगर आप मौलवी से पूछें तो उसकी डेफिनेशन और तरीके से करता है, किसी फिलासफर से पूछें वो इसकी डेफिनेशन और करेगा, लेकिन वो इंसान जिसके पास बायोलॉजी का इल्म होता है उसे कहते हैं बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट लाइफ की डेफिनेशन अपने तरीके से करते हैं। उसके अलावा हम लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले जो प्रॉपर डेफिनेशन लाइफ की करते हैं बायोलॉजिस्ट वो क्या है, क्या सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है। ये एक चंद खूबियों का मजमुआ है जो क्या करता है, लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करता है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट फर्क करता है, डिफ्रेंशिएट करता है किसके, लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। अब जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनको जानदार चीज़ें कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को बेजान कहते हैं। जब आप प्राइमरी क्लास में आते हैं तो आप जानदार और बेजानदार चीज़ों के बारे में जो फ़र्क है वो आप वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के, पहला है दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि इनकी जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं इनकी जो बॉडी है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। मतलब क्या कि इनकी तरतीब है। जिस तरह इंसान की एग्जांपल ले लो तो इंसान के अंदर जो पूरे के पूरे मैकेनिज्म्स हैं, पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो एक खास तरतीब में आपको जुड़े हुए नजर आते हैं। उसके अलावा आगे चले तो हमारे पास लिविंग थिंग्स जो हैं दे आर कम्प्लेक्स एंटिटीज। कम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा, ये सिंपल नहीं होते। जिस तरह हमारे पास वाटर है, उसके अलावा मिट्टी, उसके अलावा हमारे पास ये जितने भी मटेरियल्स चीज़ें हैं जिनके अंदर जान नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे आर नॉट मोर कम्प्लेक्स, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं कम्प्लेक्स क्यों होती हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो आपके कॉलेज में 3 कमरे हैं, एक में एसी लगा हुआ है, एक में जो है पानी वाला कूलर लगा हुआ है, दूसरे में जो है तीसरे में जो है वो सिंपल पंखा फैन है। तो आप बताएं कौन सा कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जिस रूम में एसी है वो कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है, और जिसके अंदर वाटर कूलर मौजूद है पानी वाला और जो फैन मौजूद है वो सिंपल फैन की निस्बत जल्दी कमरे को ठंडा कर देता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि एसी ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि पानी वाला कूलर या सिंपल फैन, तो आप कहेंगे सर एसी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो जो चीज़ जितनी कम्प्लेक्स होती है वो उतने ही फंक्शन ज़्यादा अदा करती है। तो क्योंकि लिविंग थिंग्स में बहुत ज़्यादा काम करने होती हैं तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं। उसके अलावा जो लिविंग थिंग्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल।
ये सेल से मिलकर बने होती हैं। अगर एक सेल होगा तो वो यूनिसेलुलर है, अगर ज़्यादा सेल होंगे तो उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, डीएनए की शक्ल में, आरएनए की शक्ल में। ये सारे क्या है जो खसूसियात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं। उसके अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं कैन अक्वायर एंड यूज एनर्जी, वो एनर्जी हासिल करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं। उसके अलावा 6 फंक्शन जो हैं, कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बॉडी में बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का। उसके अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं कैन ग्रो इन साइज, ये साइज में बढ़ती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी पौधे का बीज लगाते हो तो वो साइज में ग्रो करता है, इसी तरह ह्यूमन बेबी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, साइज में ग्रो करती हैं। आठवीं खूबी जो लिविंग थिंग्स की है, दे मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। अंदर का जो माहौल है उसमें आप जानते हैं कि वाटर और जो सॉल्ट्स है उसका बैलेंस रखना है, वो उसे कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। उसके अलावा अगर आपने टेम्परेचर का बैलेंस रखना है, अंदरूनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम इंसान की वो 37 सेंटीग्रेड होता है, इसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कौन करती हैं, लिविंग थिंग्स करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मेंटेन नहीं करते। उसके अलावा कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होती हैं, बच्चे औलाद। जो हमारे पास जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते। 10वीं खूबी जो हमारे पास मेंशन है फर्स्ट चैप्टर में पहले टॉपिक में, कैन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्ड होता है जवाब देना। अब माहौल में जो भी तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल आपको शोर आ रहा हो तो आपको उससे पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है, सर्दी हो गई है, ये सारे का सारा माहौल में आने वाली तब्दीलियां हैं। इन तब्दीलियों को जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो लिविंग थिंग्स करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स इनको रिस्पॉन्ड नहीं करती। उसके अलावा हमारे पास आगे चलें तो कहता है कि बायोलॉजी जो है इतना बड़ा इल्म है कि अगर इसको हम लिखना शुरू कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बुक्स जो है वो लिखी जा सकती हैं। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी को फर्दर ब्रांचेस में तकसीम कर लेते हैं। तो बायोलॉजी ने क्या किया है, बायोलॉजिस्ट ने कि उन्होंने इनको फर्दर तकसीम कर दिया है ब्रांचेस के अंदर। कौन कौन सी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, मेरीन बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। जब हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनेली लेवल पे, ऑर्गेनेलिस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि सेल के अंदर ये खास तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेल क्या होता है, यूनिट जो है ऑफ लाइफ, उसी सेल कहते हैं। ऑर्गेनिज्म पूरा जानदार। जब हम किसी जानदार को, सेल को, ऑर्गेनेली को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो हमारा सराउंडिंग है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। जब हम जानदार का उसके माहौल के साथ इंटरेक्शन देखते हैं, राब्ता देखते हैं, उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ क्या होती है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। जब इनको स्टडी करेंगे तो ये माइक्रो बायोलॉजी है। इसी तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर कौन सा होता है, जिसमें साल्ट्स जो हैं वो कम होते हैं। जिस तरह आपके पास रिवर्स है, लेक्स हैं, ये हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। जब जानदारों की स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर और उनका आपस में इंटरेक्शन देखते हैं तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। उसके अलावा जो हमारे पास है मरीन बायोलॉजी। मरीन हमारे पास वो वाटर होता है जिसमें नमकियात ज़्यादा हो, जैसा कि ओशन और सी। ओशन और सी में क्या फ़र्क है, ओशन इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी। ओशन जो है वो लार्ज वाटर बॉडी है, जबकि सी जो है वो स्मॉल वाटर बॉडी है। जब इनको स्टडी करेंगे हम उसे कहते हैं मरीन बायोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी जो है, ये स्टडी ऑफ पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होती हैं, ये वो जानदार होते हैं जो किसी भी लिविंग थिंग्स के ऊपर रहती हैं, वहाँ पे फीड करते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुँचाते हैं। जब उन पैरासाइट की स्टडी की जाएगी उसे पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, ह्यूमंस की एनाटॉमी की, ह्यूमंस की स्ट्रक्चर की, तो उसे ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। सोशल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं,
जानदार किस तरह मुआशरा सोसाइटी बना के रहते हैं। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, उसमें उनका रवैया क्या होता है। और कम्यूनल लाइफ, किस तरह वो कम्युनिटी बनाते हैं, उसको हम इसमें पढ़ते हैं। लेटेस्ट जो फील्ड है हमारे पास बायोलॉजी की, वह बायोटेक्नोलॉजी। जब हम ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, उनकी बेहतरी के लिए, जिस तरह इंसुलिन की तैयारी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे पास मरीज़ होते हैं शुगर के, वो इंसुलिन का यूज़ करते हैं। तो इंसुलिन प्रोटीन है जो हम बनाते हैं, किसको इस्तेमाल करते हुए, हम उसको बनाते हैं जी इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। तो ये था हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसी फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक। इस तरह हम जो है कंटिन्यूसली एक सीरीज में चलेंगे और इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है हर चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरी सीरीज है लेक्चर की, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्या मतलब है कि आपको पूरी जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। ये आपके पास सुनहरी मौका है। अब कुछ लोगों के 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो अब मूव करना चाहते हैं आगे, ठीक है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। उसका एक ही हल है, एक ही स्ट्रेटजी है कि वो क्या करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आए। और बायोलॉजी हमारे पास वो सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर एमबीबीएस करना है तो उससे से पहले एक टेस्ट होता है एमडी कैट। एमडी कैट में 200 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें से 80 से 90 एमसीक्यूज बायो के होंगे। तो ये बायोलॉजी जो बच्चे ऐसे मेडिकल कर रहे हैं ये उनकी पहचान है। तो इस सब्जेक्ट्स को अगर आप सही तरह से पढ़ेंगे, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो पूरी उम्र आपने बायो पढ़नी है। तो बायोलॉजी की बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका एमडीकैट भी ठीक हो जाएगा, आपके नंबर भी आएंगे और आपकी जो सीट है एमबीबीएस में वो पक्की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।